हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2024 पेपर सोल्यूशन, जो कि आपका 8 अप्रैल 2 का है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो आपका केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पर आपको ये आपने पढ़ा होगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप लोगों के तो यहाँ से जैसे A एंड B दो एलिमेंट है, तो यहाँ इनके बीच क्या होगा, सब्सट्रैक्टर। और अगर यहीं पर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता तो वहाँ पर क्या हो जाता, एडिशन। तो वहाँ पर क्या होगा, A एंड B दो एटम्स हैं, उनका क्या हो जाएगा, एडिशन। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में एडिशन होता है एंड एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग का पूछा, दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा कौन सा, सेकेंड, ठीक है। इसका जो सेकेंड आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है आपका DNF ब्लॉक से क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ K2 CR2 A7 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा। तो यहाँ से सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है Cr2O7-2, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, CrO4-2 में। तो इसको बोलते हैं क्या, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन। और ये इसको बोलते हैं क्या, क्रोमेट आयन। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है बेसिक मीडियम में। और अगर मुझे क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना हो तो ये होता है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में, दैट मीन्स ये क्या होगा, OH-, दैट मीन्स बेसिक मीडियम में। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया, स्टेटमेंट 1, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है यही अपना क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अमाइंस चैप्टर से है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, बेंजीन और सल्फर से यहाँ से ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और हिंसबर्ग जो टेस्ट होता है वो ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन ये टेस्ट देता है, टर्सरी जो अमाइंस होते हैं ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा यहाँ से फॉल्स, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन एबो आर सोल्यूबल इन NaOH, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी अमाइन होता है वो आपका सोल्यूबल होता है, ठीक है। बट सेकेंड टर्सरी तो रिएक्ट ही नहीं करता, और सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी अपना फॉल्स हो जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से एक कंपाउंड दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से देखना है कि नंबरिंग किधर से करना है। तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यहाँ पर आप ब्रांचिंग देखेंगे तो टोटल कार्बन कितने हैं, यहाँ से देखिए इधर से आप स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 पे यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, एंड 5 6 पे मिथाइल है। तो 2 5 6 और ट्राई लगाओगे आप, और यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा। और टोटल कार्बन कितने हैं, 8, तो यहाँ से हो जाएगा ऑक्टेन, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। और ऐसा आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इजी नॉमेनक्लेचर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हर एक सेट में लगभग एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन बना ही है। तो एरोमेटिक कंपाउंड को की कंडीशन क्या होती है, एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड है, कंडीशन क्या, 3 कंडीशन है।
सबसे पहले जो भी कंपाउंड है वहाँ पर प्लेनैरिटी होनी चाहिए। प्लेनैरिटी मीन्स साइक्लिक रिंग में हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। एंड सेकेंड कंडीशन ये है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, डी लोकेलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, दिस मीन्स रेजोनेंस होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है 4n+2 उस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दैट मीन्स एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, अगर 0 रखोगे तो 2 आएगा, है ना, 1 रखेंगे 6 आएगा, एंड 2 रखेंगे तो यहाँ से 10 आएगा, 14 आएगा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन जिस कंपाउंड में फुलफिल करेगा वही यहाँ पर आंसर होगा, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड। ये जो फर्स्ट दिया है, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये और ये कार्बन, है ना, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दैट मीन्स इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड में जो ऑप्शन में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, एक लोन पेयर होगा, है ना। तो एक एरोमेटिक कंडीशन होता है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको काउंट करते हैं, ठीक है, इस काउंट में 4n+2 का इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए, 2 इधर और 2 ये। और ये अगर रेजोनेंस में काउंट हुआ है ना, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये जो सेकेंड है वो आपका एरोमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। एंड थर्ड की हम बात करें तो थर्ड के स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए लोन पेयर होगा, और ये जो लोन पेयर होगा यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है रेजोनेंस के लिए, तो ये आपका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp2। तो प्लेनेटी भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन में, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये भी एरोमेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा सेकंड, है ना। सेकंड इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड बोथ शो एरोमेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6, इसकी हम बात करें, ये क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। तो यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, है ना, इक्वल टू डी ब्रॉगली ऑफ प्रोटॉन, मतलब दोनों का वेवलेंथ यहाँ पर दिया है इक्वल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के वेवलेंथ के बराबर। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो आपने सिंपल सा वेवलेंथ का और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन पड़ा हुआ है, H/2m ke, है ना, ये ke मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हमें वेवलेंथ इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, तो ये तो कैंसिल आउट है, तो मतलब यहाँ से सीधा हम लिख सकते हैं 1/√, अब चाहो तो h लिख सकते हो, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का, इक्वल टू हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट और अंडर रूट में 2 मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी किसका हो जाएगा, प्रोटॉन के। ये कैंसिल आउट, ये रूट ये सब भी कैंसिल आउट। आप चाहो तो इसको इन्वर्स भी कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी और मास का यहाँ पर उल्टा रिलेशन है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी का आपसे पूछा हुआ है, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg, एंड इलेक्ट्रॉन का कितना होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है प्रोटॉन का मास, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो प्रोटॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है।
तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 1 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिजोल्व इन 9 मोल ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये आपका बोल सकते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ही है, और मेन यहाँ पर है इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। क्या होगा, यहाँ से CH2 और इसके पास OH और इसके पास OH, इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं C2H6O2, है ना, ये है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो आएगा 62। ओके, तो सबसे पहले आपको मोल दिया है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पहले आप काउंट कर लीजिए। तो हम मास कैसे निकालते हैं, मोल जो दिया इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आ जाएगा 62 ग्राम आएगा। सिमिलरली आप वाटर का भी निकालिए, वाटर का मोल कितना 9 मोल दिया, तो यहाँ से मास ऑफ 9 मोल ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, तो 9 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास पूरी दुनिया को पता है, तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 9 तो आ जाएगा 162 ग्राम। अब आपसे पूछा है मास परसेंटेज ऑफ इथाइलिन, तो मास परसेंटेज ऑफ इथाइलिन कैसे निकालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो जिसका हमें मास परसेंटेज निकालना उसका मास ऊपर होगा और डिवाइड बाय टोटल मास, मतलब 62 प्लस 162 इंटू 100, है ना। और ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 27.6% आ जाएगा, तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इजिली रिएक्ट विथ NaOH मैक्सिमम रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये पहला जो है वो तो बेंजाइलिक एल्कोहल, यहाँ कोई रेजोनेंस है नहीं, तो इसकी रिएक्टिविटी तो बहुत फास्ट होगी नहीं, और एलिफैटिक ये दोनों एल्कोहल है, तो जो एरोमेटिक एल्कोहल है वो क्या होगा, एलिफैटिक एल्कोहल से उनकी जो रिएक्टिविटी होती है थोड़ी सी फास्ट होती है। अब यहाँ पर ये तो नहीं, बेंजाइलिक एल्कोहल में कोई रेजोनेंस है नहीं, अगर OH यहाँ से निकलेगा, है ना, यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ सोडियम आएगा, बट यहाँ पर जो फिनॉल है, फिनॉल OH है, और वैसे भी आपने दो प्रोसेस पढ़ा होगा, NaOH से रिएक्शन कराते तो यहाँ से जो बनता है वो बनता है यहाँ से ऑक्साइड, फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये अगर सोडियम हम निकाले तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, रेजोनेंस है, ये इधर जाएगा, यहाँ पर पूरा क्या है, रेजोनेंस, और ये ज़्यादा स्टेबलाइज है, आसानी से H+ देके यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या दिया है, विच आर फॉलोइंग इज ए करेक्ट, को करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढना है। तो हर एक स्टेटमेंट को यहाँ देखा मैंने, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, नॉन मेटल आर जनरली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन मेटल, बिल्कुल सही है कि नॉन मेटल जो होते हैं ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते किससे, मेटल से, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव बिहेवियर शो करते हैं। वैसे पीरियडिक टेबल पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है इंक्रीज होती है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, एंड सेकेंड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक, बिल्कुल गलत है, एसिडिक नेचर होते हैं, एंड मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल, नहीं, आपके बेसिक या फिर एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये भी गलत है। नॉन मेटेलिक है ऑलवेज लोअर आंसर एंथैल्पी, साइज स्मॉलर होता है इसलिए हायर एंथैल्पी क्या होता है, हायर होता है, तो ये भी गलत है। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
ये जो क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स से, अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए से कोई चीज़ बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 दिया है ना। और अगर बी से सी में जा रहा है तो इसका कितना दिया है K2। और क्वेश्चन में दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये बी जो है एक में प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है और एक में रिएक्टेंट की तरह। तो अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखूं, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखूं तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा dB/dt, और ये कितना दे दिया है 0। और अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं मतलब R1, तो रेट रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से इसका आ जाएगा, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और इसका अगर मैं रेट लिखूँ तो R2 कर सकता हूँ, तो यहाँ पे K2 आ जाएगा और यहाँ पर B, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है ना। तो कभी भी जब रिएक्शन एक में प्रोडक्ट बन रहा है एक में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना होता है, तो यहाँ से दोनों क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से dB/dt इक्वल टू क्या होगा, R1 माइनस R2। R1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा K1 और A माइनस K2 और यहाँ से हो जाएगा B। और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो K1 A इक्वल टू यहाँ से K2 B, हमें B के टर्म में आंसर निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा K1 डिवाइड बाई K2 और यहाँ से A, तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, यहाँ से सेकेंड K1/K2 इंटू ए का कंसंट्रेशन। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये जो क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है, और ये आपने ऑर्डर ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया ही है। यहाँ पर देखिए जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, एसिडिक नेचर, ठीक है, या बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। यानी इन सभी में आपको दिख रहा है कि ये जो मिथाइल है इसमें है ना, इसमें इथाइल है और इसमें प्रोपाइल है, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है ना। तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप जिसमें जितना ज़्यादा लॉन्गर चेन होगा उसका एसिडिक नेचर उतना कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर है यहाँ पर फॉर्मिक एसिड होगा, और उसके बाद मिथाइल का होगा, है ना, उसके बाद इथाइल का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और सबसे कम किसका होगा, प्रोपाइल का, ठीक है, C3। और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 9 और CH। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका होगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये नेम रिएक्शन है ना। अगर आपने ये भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ये अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है ना, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का। अब यहाँ पर फर्स्ट में अब अगर देखें ध्यान से तो यहाँ से ये दिया है फिनॉल, है ना, फिनॉल। और फिनॉल में यहाँ पर पहला रिएजेंट क्या दिया है, NaOH, ठीक है। तो इसमें जब रिएक्शन कराते तो यहाँ से बना लेता है ये सोडियम फिनॉक्साइड, एंड देन इसमें क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में पास कराते हैं CO2, तो ये रीअरेंज होके यहाँ से बना लेता है OH और यहाँ से बना लेता है CH। और इस रिएक्शन को बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन आपको याद आया, कोल्वेज रिएक्शन, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, सेलिसाइलिक एसिड, ठीक है, ठीक है, सेलिसाइलिक एसिड, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो और दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जो कंपाउंड है वो है अपना फिनॉल। और सबसे पहले हम क्या कराते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं और NaOH के साथ,
बेसिक मीडियम में। तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनाता है और यहाँ पर होता है ONA और यहाँ पर CHCl2 और फिर इसको एसिडिक मीडियम में जब कराते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से CHO और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, राइमर टाइमर रिएक्शन। ये जो कन्वर्जन हुआ इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन है ना, फेमस रिएक्शन है। और इससे ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सेलिसल्डिहाइड ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसका जो आंसर बनेगा उसमें आंसर कौन सा आएगा आपका, सेकेंड। पहला जो ए है वो सेलिसैलिक एसिड एंड सेकेंड जो है वो सेलिसल्डिहाइड बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो ये आपका क्या दिया है, जेहाल्ड मेथड इज नॉट यूज फॉर पायरिडीन। बिल्कुल, ये आपको असर्शन रीजन बताना है। तो जेहाल्ड मेथड पायरिडीन के लिए यूज नहीं होता है। ओके, क्यों ऐसा है, क्योंकि पायरिडीन जो होता है, पायरिडीन में क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो जेहाल्ड मेथड होता है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ नाइट्रोजन और पायरिडीन डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दिस कंडीशन, बिल्कुल सही रीज़न है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट होगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन होते क्या है, कार्बोकैटायन क्या होता है, ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 तरह के कार्बोकैटायन होते हैं। अगर मैं बात करूँ कोई भी कार्बोकैटायन हो, चाहे प्राइमरी हो और चाहे टर्सरी हो और चाहे सेकेंडरी हो। जैसे ये मैंने कौन सा बताया, टर्सरी कार्बन। अगर मैं सेकेंडरी कार्बन कार्बोकैटायन की बात करूँ, यहाँ H आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज। और अगर मैं मिथाइल कार्बोकैटायन की बात करूँ तो इस पे प्लस चार्ज। तो कोई भी कार्बोकैटायन ले लो तो यहाँ पर हर एक कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना है। और कोई भी कार्बोकैटायन, कोई भी एटम अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना, दैट मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और sp2 का जो शेप होता है उस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या दिया है, एनिलीन कंपाउंड है, ये अमाइंस चैप्टर का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डाइजोनियम सॉल्ट अगर आप अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहीं से है। सबसे पहले इसमें 2 रिएजेंट है, सबसे पहले NaNO2 है ना, और HCl, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। यहाँ से सीधा सा डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है और यहाँ से क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। और फिर इसको सीधा सा वार्म कर देना है H2O के साथ, तो ये सिंपल सा यहाँ से फिनॉल बना लेता है ना, फिनॉल। बाकी नाइट्रोजन के साइड में निकालेगा, इसका आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा फिनॉल। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेशन क्या दिया है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है, वो इसी अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो पहला दिया है SN2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है और SN2 में क्या होता है, रेसिंग मिक्सचर ऑप्टेन होता है। तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड ट्रू, दैट मीन्स इसका थर्ड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेयर्स जो टेस्ट होता है,
है ना। बेयर्स जो टेस्ट होता है वो यूज होता है अनसेचुरेशन कंपाउंड के लिए। दैट मीन पहला का जो यहाँ पर होगा एस, और अगर सेकेंड की हम बात करें, सेकेंड जो ये जो सेरिक अमोनियम होता है वो यूज होता है किसके लिए, अल्कोहल के लिए। अल्कोहल मतलब यहाँ से क्यू आ जाएगा। एंड थर्ड की अगर बात की जाए तो थर्ड में क्या दिया है, फिनोप्थिलीन टेस्ट। तो फिनोप्थिलीन जो होता है वो किसके लिए आ जाएगा यहाँ सर, फिनॉल के लिए। फिनॉल क्या होता है, एसिडिक नेचर होते हैं, है ना। फिनॉल क्या होता है, एसिडिक नेचर, तो इसका आर हो जाएगा। एंड फोर्थ जो है सिफ टेस्ट वो एल्डिहाइड के लिए होता है, दैट मीन इसका पी होगा। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो हो जाएगा सेकेंड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज के इस साइड जो होता है वो होता है एनोड, एंड जो राइट हैंड साइड में होता है वो कैथोड की तरह काम करता है ना। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया है, यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल, यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द सेल इज इतना दिया हुआ है, देन ईएमएफ वैल्यू विल बी इंक्रीज। तो देखिए सिंपल सा आपको नस्ट इक्वेशन ना, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड का। तो यहाँ पर जो एनोड होगा वो होगा थैलियम, और इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, क्योंकि कॉपर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो थैलियम को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो थैलियम का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा Cu+2, है ना। तो मेन मुद्दा है कि ये जो ई सेल है इसी को क्या बोल रहा है, ईएमएफ। तो ईएमएफ इंक्रीज कब होगा यही आपको बस देखना है। तो देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है, जो ओवरऑल वैल्यू जब कम होगा तो ईएमएफ वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, है ना, तो कॉपर का कंसंट्रेशन, ये जो देखिए अगर ये मैं बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ये माइनस कर देगा, है ना, तो इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा। बट हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, अगर मैं Copper+2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ और इसको जो क्या करूँ मैं कांस्टेंट ले लूँ, ठीक है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होगी, और छोटी होगी तो ई सेल की वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगी। दैट मीन इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट आंसर होगा, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन Cu+2 एंड कीपिंग। और कहीं कहीं रिएक्शन अगर उल्टा हो जाएगा, कॉपर इधर एनोड की तरह और थैलियम एनोड, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ओके, नंबर 19, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है और बोला है कि इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो AgCl सॉलिड दिया है और प्लस यहाँ से H2 इसको बैलेंस कर दिया है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag सॉलिड में, और Cl माइनस और प्लस H+। यहाँ पर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसका ऑक्सीडेशन इतना है, तो यहाँ पर जो हो रहा है ऑक्सीडेशन। और Cl की मैं बात करूँ तो Cl यहाँ पे -1 है, यहाँ पर माइनस का कुछ नहीं हो रहा है। बट Ag की बात करूँ तो यहाँ पर +1 है और यहाँ पर क्या है, 0। तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, है ना। तो इसका ये जो सॉल्ट, ये तो सो हो गया सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन। तो इस साइड क्या लिखा होता है, इस साइड होता है एनोड और इस साइड होता है कैथोड। एनोड का मतलब क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड का मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन का। तो कभी भी जब गैसियस हो तो वहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, है ना। और यहाँ से फिर हो जाएगा हाइड्रोजन, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, H+ में। और इस साइड क्या होगा, AgCl जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag पे, इस साइड होता है रिडक्शन। इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ओके, इसमें क्या दिया है, सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो कंपाउंड दिया है CONH3, और यहाँ पर कितना दिया है 6, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा हो जाएगा +3, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात आएगी तो 3d4s, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 0 हो जाएगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन।
और ये जो NH3 होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, तो पेयरिंग होगा ऑर्बिटल का। तो यहाँ से डी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 है ना, और ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या होगा, ऑर्बिटल का पेयरिंग होगा, क्योंकि NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ऑर्बिटल का पेयरिंग होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो फाइनली जो बनेगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, है ना, उसमें ये पेयर्ड हो जाएगा, ये भी पेयर्ड होगा, ये भी पेयर्ड होगा। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। या तो इसको इससे भी कर सकते हैं, या फिर COT CFT थ्योरी से भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी NiCl4 -2, तो निकल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन क्या बनेगा, 3D8 एंड 4S में 0, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अब D में टोटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, है ना। D में टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, और 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 7 8। तो यहाँ पर ये Cl जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग होगा नहीं, N की वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ पर सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, आंसर इसका 2। तो पहले में कितना था, 0, एंड दूसरे में 2, तो आंसर इसका आ जाएगा 2। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 अमंग द फॉलोइंग। सिंपल सा इसका मैंने ट्रिक बता रखा है कि आप पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है ना। नाइट्रोजन की बात करो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और इसमें हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 2 है। और O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। एंड Li2 इसमें कितने हैं, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, 6 इलेक्ट्रॉन है। Be2 जो है इसमें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर जो देखिए, इसका जो ट्रिक है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, और उसके बाद 0.5 कम करते आना है 20 तक, और इधर 9 तक। तो मतलब 20 जो है ये आपके पेयर्ड है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा 0। सारे ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इक्वल होगा, तो 0 आ जाएगा। 18 की मैं बात करूँ तो 18 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 आएगा, और इसकी मैं बात करूँ 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, और अगर 6 की मैं बात करूँ तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0। ये हमने कैसे बताया, इसका ट्रिक है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। अगर बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से इसका, तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें टोटल कितने ऐसे हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो सिर्फ एक ही है यहाँ पर ऑक्सीजन जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। नंबर 23 का वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ आपको दे रखा है, एंड वैल्यू ऑफ x टू नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है ना। तो वेव नंबर होता क्या है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम, का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। तो इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, ये आपका मीटर में है और क्वेश्चन में क्या सेंटीमीटर में यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है। तो 1/5800 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अप्रोक्स एक्स की जो वैल्यू आएगी 1.72, और जिसको अप्रोक्स इंटीजर में आप 2 बोल सकते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो मोलैलिटी एक्वस सोल्यूशन यूरिया आपको दिया हुआ, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना होगा ये आपको बताना है ना। तो देखिए ये
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, शॉर्ट ट्रिक भी इसका फॉर्मूला भी है। तो अगर मैं इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करूँ तो यहाँ पर जो मोलरिटी दिया हुआ है 4.4 मोलर, इसका मतलब क्या होगा 4.4 मोल ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स वाटर, है ना। ये आपका हो गया। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालने के लिए पहले आप मोल निकालोगे यूरिया का। तो यूरिया का मोल कितना 4.4 पता है, और मोल ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, 1 kg मतलब इसमें 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.55, है ना। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आपको यूरिया का निकालना है, तो उसका मोल कितना 4.4 ऊपर होगा और डिवाइड बाई टोटल मोल 55.5। ये जब सॉल्व करोगे आपका आंसर जो अप्रोक्स में आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 0.074 आएगा इसका, है ना। और इसको अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो ये आपका हो गया एक्स की वैल्यू। और अगर मैं इसको आंसर के टर्म में लिखूँ तो 74 इंटू 10⁻3, इसका जो एक्स की वैल्यू होगा इसमें इस क्वेश्चन के लिए 74 आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा है, 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विथ एक्वस NaOH, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन रिजल्टिंग कंपाउंड, है ना। रिजल्टिंग कंपाउंड में टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे, आपने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन ये एल्डिहाइड कीटोन का है। तो बेंजल्डिहाइड होता क्या है ना। बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप 2 मोल है, और इसको यहाँ पर एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, उतने ही कार्बन का अल्कोहल में ये रिड्यूस होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, और एक मॉलिक्यूल उतने ही कार्बन का एक सॉल्ट बना लेता है, जिसको आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, है ना। तो यहाँ से O-। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो बनेंगे, है ना, पहले वाले में जो बनेगा इसमें 3 पाई बॉन्ड और प्लस, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा, और इसमें टोटल कितना होगा 4, तो 7 पाई बॉन्ड यहाँ पर आंसर बनेगी। इसमें 4 कैसे आया, एक यहाँ पर और एक रिंग के अंदर इस तरह से होगा, टोटल कितना आएगा 7, इसका जो आंसर बनेगा वो 7 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव के यहाँ पे 2 चीज़ है, या तो जो भी उसमें कंपाउंड एक भी अगर किराल कार्बन मिला तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है ना। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो पहले की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये आपका कंपाउंड कोई किराल कार्बन नहीं है, तो ये आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोई एक भी ऐसा कार्बन है जो किराल कार्बन, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं। फोर्थ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर्म करेगा, है ना। ये सेम यहाँ से हाफ में कट करो तो सेम सेम है, ये भी आपका भले किराल कार्बन है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पर भी सेम, अगर इसको कट करें तो हाफ हाफ में सिमेट्री बना, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, है ना। एक भी कंपाउंड इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वो करेक्ट स्टेटमेंट नंबर बताना है। पहला यहाँ पर दिया है फर्स्ट नाइट्रोजन इज स्टेबल डाइवेलेंट। आप सबको पता है कि नाइट्रोजन N2 होता है, ये इनर्ट की तरह काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, सही है। ग्रुप 15 एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है, +3 -3 +5। तो 15 ग्रुप का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3 और मैक्सिमम कितना होता है +5। तो ये भी बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है। थर्ड की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन ग्रुप, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 15th ग्रुप की बात की जाए तो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन है ना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आता है। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब यहाँ पर +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है डाउन द ग्रुप, और +5 वाला की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, +3 की बढ़ती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। और फोर्थ जो दिया है, इंथैल्पी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन गिन इंथैल्पी इसका पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। तो ये जो भी है आपका ट्रू है। तो नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 3, है ना। इसमें जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी कार्बन एटम आर इन मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, है ना, टायरोसिन में कितने हैं। तो टायरोसिन का देखो, ये बायोमोलिकुलर क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर पता है तो यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो टायरोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। टायरोसिन के स्ट्रक्चर में बेंजीन कंपाउंड, ये बेंजीन कंपाउंड है, और यहाँ पर OH ग्रुप होता है, और उसके बाद यहाँ से CH2, फिर CH, यहाँ से NH2, और फिर यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो एक कार्बन यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नंबर ऑफ जो कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं इसमें, है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें टोटल दिख रहे हैं 9 कार्बन एटम दिख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, इन टेस्ट ऑफ फास्फोरस यूजिंग अमोनियम मॉलिब्डेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड X इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिब्डेनम। ये आपका NCERT का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टेस्ट फॉस्फोरस के लिए पढ़ेंगे। तो मॉलिब्डेनम जो कंपाउंड बनाता है ना, तो वो येलो प्रेसिपिटेट क्या बनाता है, तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है वो कंपाउंड कुछ इस तरह से NH3, है ना, ये होता है थ्राइस, और PO4 डॉट 12 MO एंड O3। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो अगर सॉल्व करके निकालेंगे X मान के, तो इसका जो यही येलो प्रेसिपिटेट होता है और यही यहाँ पर क्या होता है, LOPPT होता है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो +6 यहाँ पर बन जाएगा। सारे क्वेश्चन जो थे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, और हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन 1-2 क्वेश्चन में हो, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।